लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रीज देखी थी कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड। आज हम इसकी एंट्रीज देखेंगे। पहले जो इंटरेस्ट की हैं वो रह गई थी हमारी, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, आपको बताया था मैंने कि इसका रेट प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में 12%। और कॉल्स इन एडवांस क्या है कि शेयर होल्डर ने पहले पेमेंट कर दी। अब शेयर होल्डर पहले पेमेंट करता है तो कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है, और जब कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी के लिए ये क्या है, एक एक्सपेंडिचर। और कंपनी के लिए जब एक्सपेंडिचर होगा तो वो डेबिट होगा। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन calls in advance account debit to shareholders account। अब शेयर होल्डर्स को हमने क्रेडिटर बना दिया। पिछले कॉल्स इन एरियर्स के केस में हमने उसको डेटर बनाया था क्योंकि उन्होंने पे करना था, उन्होंने रिसीव करना है, वो लेनदार बन गए तो उनको हमने क्रेडिटर बना दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। अब जब कंपनी शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में पेमेंट करेगी तो एंट्री कर देगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हो गई। अब पेमेंट होने के बाद लास्ट में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री कर देंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। गॉट इट? So these are the entries which we have to do in case of calls in advance. Now let us take a complete question and calculate the interest. So let us take a statement कि हमारे पास shares given हैं 20,000। ठीक है, और हमारे को दिया हुआ है कि ऑन एप्लीकेशन जो ड्यू है वो है ₹2.5, और ये ड्यू है आपका 1 जनवरी 2019। ठीक है, on allotment it is again ₹2.5 and allotment is due on 1st March 2019. On first call, let us take it is ₹3 and it's due on 1st June. And on second and final call, it is ₹2 and it is due on 1st October 2019. ओके, अब एप्लीकेशंस जो हैं वो 20,000 शेयर्स की रिसीव हो गई और सारी की सारी एक्सेप्ट भी हो गई। एक शेयर होल्डर ए, इसके पास 400 शेयर्स थे और इसने फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। ये दोनों पेमेंट इसने दे दी किस टाइम, अलॉटमेंट के साथ, with the time of allotment. Interest was paid to Mr. A on 1st October. Interest जो उसको पे हुआ वो हुआ 1st October को. You have to pass the necessary journal entries. Okay. Now look. सबसे पहले सिंपल एंट्रीज जो एप्लीकेशन की होगी और अलॉटमेंट की होगी वो कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account, that is equal to 50,000 and 50,000. Now this share application money will be transferred to share capital. Share application account debit to share capital. Amount transfer हो जाएगी 50,000. Okay. Then next entry you have to make for share allotment.
share allotment account debit to share capital. Again the amount is 2.5, so it will come how much? Share allotment 50,000. अब हमको रिसीव करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट के तो 50,000 आने थे, वो आ जाएंगे. इसके अलावा ये शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की मनी किस टाइम पर पे कर दी? अलॉटमेंट. तो 400 शेयर्स पे इसने 3 रुपए फर्स्ट कॉल के और 400 ही शेयर्स पे 2 रुपए फाइनल कॉल के, यानी कि 1200 प्लस 800 कितने हो गए? 2000. ये इसने पे कर दिए किस टाइम पर? अलॉटमेंट के टाइम पर. तो इसका मतलब बैंक में 50,000 नहीं आए, बैंक में कितने आए? 52,000. तो कॉल्स इन एडवांस के कितने आ गए? इट कम्स टू 2000. ठीक है. अब हमने क्या एंट्री करनी है? शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी? 3 रुपीज की. तो 20,000 इंटू 3 कितना हो गया? 60,000. अब जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो जो पहले दे चुका वो दोबारा तो देगा नहीं. तो ये फर्स्ट कॉल पे 1200 रुपीज हमें ऑलरेडी दे चुका है. तो 60,000 में से 1200 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इट कम्स टू 58,800. बैंक में कितना आया? 58,800. जो एडजस्ट हुआ कॉल्स इन एडवांस वो डेबिट कर दीजिए 1200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. हाउ मच? 60,000. अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. फाइनल कॉल कितने की है हमारी? 2 रुपीज की. तो 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया? 40,000. टू शेयर कैपिटल में आ गया 40,000. अब जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. क्योंकि फाइनल कॉल कितने की है? 40,000 की. इसमें से 800 ऑलरेडी आ चुका है, तो 800 माइनस कर दीजिए. दैट कम्स टू 39,200. बाकी कितना बचा? 800. वो यहां एडजस्ट हो गया. ठीक है. अब बचा इंटरेस्ट कैलकुलेशन. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप देखिए, इसने एक तो 12 एडवांस दिया है 1200 का, और एक एडवांस दिया है इसने 800 का. ठीक है. 1200 का जो उसने दिया वो यहां पर ड्यू था जून में, और इसने दे कब दिया? मार्च में. तो इसका मतलब कितने महीने पहले दे दिया? मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा इसके ऊपर. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 1200 के ऊपर 12% की रेट से आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो ये कितना आ गया आपके पास? इट कम्स टू 36. और इसी तरह से 800 ड्यू तो थे यहां पे और दे दिए यहां. तो इसका मतलब मार्च से लेकर अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो फर्स्ट ही है, तो कितने मंथ्स हो गए? मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ्स. तो 800 इंटू 12% इंटू 7/12. तो ये कितनी अमाउंट आ गई? 56. तो 56 और 36 टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 92. अब ये जो इंटरेस्ट है 92, इसकी वही एंट्रीज हो जाएंगी जो अभी आपको मैंने पीछे करके बताई थी. और वो एंट्रीज आपकी क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. उसके बाद शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी, शेयर होल्डर्स टू बैंक, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस.
एक टाइप आपको मैंने बताई थी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। मान लीजिए आपने कोई असेट खरीदी, तो असेट खरीदने पर एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने 1 लाख की असेट खरीदी और वेंडर को इसके बदले में पेमेंट करने की बजाय आपने दे दिए शेयर्स, तो आप एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ओके, नाउ लेट अस टेक कि जो आपकी असेट थी, वो जो भी आपने खरीदी, उसको जो शेयर्स दिए, वो शेयर कंपनी जो इशू कर रही थी वो प्रीमियम पर थे। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था और उसके ऊपर 10 रुपीज प्रीमियम था, तो 110 रुपए का शेयर हो गया। अब आपने असेट जितने की भी खरीदी, आप अगर उसको 110 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स उसी हिसाब से कैलकुलेट होंगे, वो कम हो जाएंगे। और अगर आप उसको डिस्काउंट पर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अपनी पूरी पेमेंट लेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए आप जितना अमाउंट आपने उसको पे करना है उसको डिवाइड करोगे, अगर प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम ऐड करके, डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट को लेस करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने असेट 1 लाख की नहीं है, सपोज 1,10,000 की है। ठीक है, अब 1,10,000 की एसेट है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो इजीली डिविजिबल हो जाएगा। तो 1,10,000 हमने उसको टोटल पेमेंट करना है और एक शेयर 100 वाला हम 110 में दे रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल जाएंगे? 1000, क्योंकि 100 का है, 1000 शेयर्स निकल आएंगे यहाँ पर। अगर हमारा 100 से हम इसको डिवाइड करते तो हमारे 1100 शेयर्स हो जाते, और 1100 शेयर्स अगर हो जाते तो हम 1,10,000 तो ये पेमेंट कर रहे हैं और 10 रुपीज का ये 11,000, तो इसका मतलब हम तो उसको पेमेंट 1,21,000 की कर रहे हैं, जबकि हमने असेट उससे कितने की खरीदी थी? 1,10,000 की। इसलिए जब भी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर जब आपने किया और उसके बाद जब आपका प्रीमियम पे शेयर है, तो आप उसको अलोंग विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपके पास 1,000 शेयर आ गए। अब आप देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को आपने कितना देना है? 1,10,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल कितने की है? क्योंकि 1,000 शेयर हैं इंटू 100 का 1 तो 1 लाख आ गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। तो कुल मिलाकर प्रीमियम को मिलाकर जो पेमेंट है वो 1,10 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ओके, वन मोर पॉइंट, एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है कैश बुक। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कैश अकाउंट, या लिखा हो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि जब कैश बुक ही बन गई तो ये हमारी सब्सिडरी बुक है, राइट? अब हमें जर्नल में कैश से रिलेटेड एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो वो मार्क्स कट जाएंगे आपके। लेकिन अगर कैश अकाउंट दिया हुआ है तो वो लेजर अकाउंट है। अब जब लेजर अकाउंट है तो वो बनता ही जर्नल से है, तो इस केस में कैश रिलेटेड एंट्रीज भी होंगी। जैसे मान लीजिए पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अगर तो आपको ये दिया हुआ है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कैश अकाउंट, तो आप ये दोनों एंट्रीज करेंगे और अकाउंट में पोस्टिंग भी कर देंगे, बैंक अकाउंट में भी और शेयर एप्लीकेशन में भी, जो भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आ गया प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, सीधा ये वाली एंट्री होगी। ये वाली एंट्री सीधा पोस्ट हो जाएगी कैश बुक में।
इसको अलग से एंट्री करके नहीं दिखाना है, डायरेक्टली इसको किस में पोस्ट करना है, कैश बुक पे। और एंट्री आपकी पहली कौन सी होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो जिस भी एंट्री में बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा वो एंट्री डायरेक्टली किस में जानी है, कैश बुक में जानी है। चाहे वो आधा पार्ट है तो आधा पार्ट कैश बुक में जाएगा, पूरा है तो पूरा पार्ट कैश बुक में जाएगा। यहां पर उसको हम अलग से जर्नल में नहीं शो करेंगे। इसके बाद आता है आपका कि कंपनी के पास केस क्या हो सकता है, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स मांगे और 20,000 के 20,000 के लिए ही एप्लीकेशन आई, ना 21,000 ना 22,000 ना 19,000। ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो या तो चांसेस क्या हैं कि शेयर अंडर सब्सक्राइब होंगे, और या चांसेस क्या हैं कि शेयर ओवर सब्सक्राइब होंगे। तो अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि 20,000 शेयर्स के लिए अगर आपने एप्लीकेशन भेजी और लोगों ने मान लीजिए 18,000 के लिए अप्लाई किया, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना सारा का सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 18,000 से करना है, 20,000 का आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, जब लोगों ने एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ 18,000 के लिए भेजी है तो आप 18,000 ही अप्लाई में दिखाओगे और 18,000 ही अलॉट में दिखाओगे। ठीक है, लेकिन अगर केस होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें प्रोरेटा अलॉटमेंट करनी होती है और हमें उसकी कंप्लीट टेबल सीखनी पड़ेगी कि हम कैसे शेयर्स को अलॉट करते हैं प्रोरेटा के केस में।